अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा। इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, मुझे आपसे दो चीज़ों के ऊपर अपोलोजाइज़ करना है। पहली बात यह कि मैं एक होटल की लॉबी के अंदर बैठा हुआ हूँ जहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी म्यूज़िक बंद कर दें 20 मिनट के लिए। वो कहते हैं कि रूल्स के हिसाब से म्यूज़िक बंद जो है वो नहीं हो सकता। मैंने माइक्रोफोन अपने बहुत करीब किया हुआ है। मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं बहुत ज़ोर लगा के अगर बात करूँगा तो म्यूज़िक के बावजूद आपको मेरी बात जो है वो ठीक तरह से समझ आ सकेगी। बाहर एक्चुअली बारिश हो रही है, मैं बाहर बैठ के भी ये वीलॉग जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सो माय अपॉलॉजीज़ फॉर दिस थिंग। लाइट भी यहाँ पे को बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वो खैर गुजारा हो गया। अब आज मंगल 23 मई 2025 का जो दिन है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर-ए-सग़ीर में, नॉर्थ अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में इस वक्त इख्तिताम पज़ीर है। यहाँ तो अभी नॉर्थ अमेरिका में दोपहर है। मैं हूँ कहाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग महल वक़ू है। मैं वाशिंगटन के नॉर्थ वेस्ट में एक एरिया में हूँ जिसे शॉ कहते हैं, SHAW शॉ। मैं यहाँ आया था देखने के लिए बिकॉज इसको जो एफ़्रो अमेरिकन तारीख़ है, जो वाशिंगटन की एफ़्रो अमेरिकन कम्युनिटी है, ब्लैक कम्युनिटी है, उसकी हिस्ट्री के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। यहाँ उनके बहुत से अहम चर्चेज़ हैं, उनकी आर्किटेक्चर के हवाले से, एफ़्रो अमेरिकन कम्युनिटी के, उनके म्यूज़िक के हवाले से, उनकी क्यूज़ीन के हवाले से और उनके चर्चेज़ जो हैं। तो मैं बहुत से इमेजेस भी आपको दिखाता हूँ। और ये मेरा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कि मैं वाशिंगटन जो शहर है इसकी तारीख़ के ऊपर भी रिसर्च कर रहा हूँ, कि समझने के लिए कि ये शहर कहाँ से आया, ये कहाँ को जा रहा है। आपको पता है मेरे इस किस्म के बहुत से इंटरेस्ट हैं और मैंने अल्टीमेटली जो चीज़ें लिखनी हैं उसमें फिर ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। अच्छा, अब डेवलपमेंट्स तो मेरे सामने बहुत सी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी फॉर रीचिंग डेवलपमेंट्स हैं, हिंदुस्तान के हवाले से, पाकिस्तान, दोनों के हवाले से, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊँगा और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि व्हाट्सएप चैनल जो मैंने बनाया एक कोई तकरीबन 10 दिन पहले, उसे ज्वाइन करें। अब तक अंदाज़न एक हफ़्ते में 8 दिनों में 25,000 लोग, 25,000 लोग जो हैं अंदाज़न इसे ज्वाइन कर चुके हैं। ये व्हाट्सएप चैनल बड़ा इफ़ेक्टिव है बिकॉज जब मैं उसके ऊपर अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ तो एकदम बहुत ज़्यादा लोगों को वो वीडियो मिलती है, वो उसको अपनी पेज के ऊपर देख भी सकते हैं। अगर वीडियो ब्लॉक है, उसका URL नहीं खुल रहा, तो भी उनको पता चलता है कि ये वीडियो जो है वो रिलीज़ हुई है। और ये बिल्कुल एक प्राइवेट चैनल है, इसमें किसी को नहीं पता आपने ज्वाइन किया, किसी और को नहीं पता, इसको कोई हुकूमत पाकिस्तान इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, आपकी आइडेंटिटी का किसी को नहीं पता चल सकता है। ये एक अमेरिकन, इसे कहते हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो फील सेफ इन ज्वाइनिंग दिस। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान से ही इसे ज्वाइन करें। आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, आप कनाडा के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हैं, बरतानिया के अंदर हैं, चाइना में हैं, जापान में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, हिंदुस्तान के अंदर हैं, इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। ये मेरे और आपके दरमियान एक राब्ता है, ना सिर्फ वीडियोस के लिए बल्कि और भी बहुत सी अपडेट्स यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, पुरानी वीडियोज़ यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, आर्टिकल्स में यहाँ पे पोस्ट करना चाहता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, और मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा भी रहा हूँ, हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक देता हूँ, मैं इसका एक पिन ट्वीट भी देता हूँ और मैं इस वीडियो के आखिर में भी इसका जो स्कैन बारकोड वाला है वो मैं दूंगा। और वैसे भी इसको आप ढूंढ सकते हैं, मोहित पीरज़ादा ऑफिशियल, अगर आप बल्कि इसका एक तरीका मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप व्हाट्सएप पे अपने जाते हैं तो उसके लेफ्ट बॉटम के ऊपर जहाँ अपडेट्स लिखे हैं उस पर क्लिक करें, वहाँ ऊपर जाएँ, उसके बार में जाके मोहित पीरज़ादा ऑफिशियल लिखें तो आप इस चैनल को ढूंढ सकते हैं। अब आए डेवलपमेंट्स की तरफ। आज जो चैरिटी का प्रिंसिपल है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और पहले हमने बात करनी है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, उसको छोड़ के मैं एक इंटरनेशनल लेंस से, बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की है लेकिन एक इंटरनेशनल लेंस से मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसका खालिस्तान पाकिस्तान की सियासत से बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब आप इस एग्जाम्पल को सुनेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो शायद आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोग इत्तफाक करेंगे कि डॉक्टर मोईद, इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक़ है और इसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये डेवलपमेंट है क्या? दुनिया की जो बड़ी खबर एजेंसी है रॉयटर्स, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड परहैप्स द बिगेस्ट जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस निकाला है जो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूँ। ये स्टोरी है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वो कहते हैं कि हमने 15 डिफेंस ऑफिशियल्स जो हैं, जो अननेम्ड हैं, उनसे भी बात की है, जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं उनसे बात की है, और जो डिफेंस इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे हमने बात की है। और ये स्टोरी जो है ये बेसिकली कहती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी जो ये 3.5 दिन की जंग या स्किर्मिशेस थी, इसके बाद मैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ड्रोन फ्लीट्स को एक्सपैंड करने में और उनको बेहतर करने में और उनकी जो सप्लाई लाइन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, मेरी हमेशा कोशिश होती है
कि मैं आपको कभी दफ़ी नहीं भी दिखा सकता मैं जब टाइम नहीं होता, लेकिन आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इंटरनेशनल हेडलाइंस जो हैं वो दिखाऊं। और मैं ये समझता हूँ, चलें थोड़ी सी मुझे शो मारने दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि खासे क्रेडिबल तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान साउथ एशिया में कि अगर कोई सबसे ज़्यादा केयरफुल टीवी एंकर है जो सबसे ज़्यादा हक़ाइक़ के करीब रह के चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं और एग्जैजरेशन नहीं करते, तो उनमें मेरा शुमार जो है वो हो सकता है इन इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। और मुझे कभी किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, जैसे पाकिस्तान में पैमरा थी, बरतानिया में ऑफकॉम थी, मुझे कभी किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने चैलेंज नहीं किया मेरे कंटेंट के ऊपर, बिकॉज मेरा कंटेंट जो है वो मेरे कंटेंट जो है वो पब्लिश्ड सोर्सेज में से आता है। पाकिस्तान के अंदर मैं सीधा डॉन और ट्रिब्यून पर रिलाई करता हूँ, हिंदुस्तान में उनके बड़े अखबारात के ऊपर रिलाई करता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसीज़ पे, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट के ऊपर रिलाई करता हूँ। और मैं आपको दिखाता इसलिए हूँ कि आप उस पर खुद भी रिसर्च कर सकें। और मुझे बहुत आपका शुक्रिया अदा करना है कि कई दर्जन लोगों ने, जब मैंने पिछले वीलॉग में आपसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट ना करें, आप इसके ऊपर जो लाई डिटेक्शन टेस्ट है जिसको पॉलीग्राफ कहते हैं, इस पे खुद जाएं गूगल पे और गूगल में जाके रिसर्च करें और देखें कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है इसके बारे में इंटरनेशनल ओपिनियन या साइंटिफिक ओपिनियन क्या है। तो आप में से बहुत से लोगों ने रिसर्च की और लिखा भी। तो ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरी चीज़ों को, किसी की चीज़ों को भी फॉर ग्रांटेड ना ले लें, आप खुद से अपनी रिसर्च किया करें। अब ये स्टोरी आप देखें जो है रॉयटर्स की स्टोरी, इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें भी। अब रॉयटर्स की स्टोरी जो कहती है कि हिंदुस्तान ने ये डिसाइड किया है कि अगले 12 महीनों में अंदाज़न 460 मिलियन, लेकिन 500 मिलियन डॉलर का इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा अपने ड्रोन फ्लीट्स के ऊपर, और पाकिस्तान जो है उसकी बहुत मैसिव एक्विजिशन करेगा चाइना से और तुर्की से। कंट्रास्ट ये है कि हिंदुस्तान ने अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया है। पाकिस्तान में खालिस्तान मिलिट्री रिलेटेड जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बनाता है ड्रोन्स, बल्कि पाकिस्तान के बारे में इस रॉयटर की स्टोरी से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन ज़्यादातर टर्किश या चाइनीज़ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको CKD कहते हैं, और ये उसको असेंबल करते हैं। और शायद बहुत कम परसेंटेज है जिसको बेस लेवल से ये खुद से बनाते हैं, इनकी अपनी इंजीनियरिंग होती है। तो ये चाइना के ऊपर और टर्की के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट है। पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि जब उनका अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है तो उनकी सीक्रेसी रहती है, उन्हें उस पर कंट्रोल रहता है, किसी हद तक हो सकता है उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती हो तो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में। लेकिन इंडियन जो रिसर्च है वो ये शो करती है, उनका ये ख्याल है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इवॉल्व करेंगे तो उसमें जिद्दत ज़्यादा होगी, इनोवेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट जो है वो आप बना सकेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये देख लें कि ये क्यों हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर एक इशू ये भी पैदा हो गया है कि उनको ये बहुत ख़तरा है कि चीन से वो कंपोनेंट्स लेते थे, जैसे कि वो मैग्नेट्स लेते थे ड्रोन्स के लिए, वो लिथियम बैटरीज लेते थे। उनको लगता है कि जिस तरह से चीन ने यूक्रेन की सप्लाईज बंद कर दी थी और यूक्रेन को अपने कॉम्बैट ड्रोन्स बनाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी दरपेश हुई रशिया के मुकाबले में, तो उनके साथ भी ये हो सकता है। इसलिए वो अल्टरनेट सप्लाई जो है इसके लिए ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का चाइनीज़ एज जो है वो बड़ा खुल के सामने आ रहा है। क्यों ये ड्रोन्स के ऊपर इतनी एक्सपेंशन हो रही है? दोनों मुल्क जो हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस नतीजे में पहुँचे हैं कि ड्रोन्स जो हैं वो एक लो एस्केलेशन वॉरफेयर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर पब्लिक खुश भी बहुत होती है और दूसरी कंट्री की पब्लिक को आप डरा भी बहुत सकते हैं। जब हिंदुस्तान के ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज़्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया, क्योंकि उन्होंने बहुत कम ही इंस्टेंसेस में लोगों के ऊपर हमला किया और जानी नुकसान नहीं हुआ। यही सूरत हाल पाकिस्तान ने मचाई जम्मू के अंदर, श्रीनगर में, उधमपुर में, जो भी जम्मू एंड कश्मीर के इलाके थे। और अपेरेंटली रॉयटर्स की स्टोरी से लगता है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान प्रॉपर जो है इंडियन पंजाब वगैरह का उन्होंने रुख जो है वो इख्तियार नहीं किया। तो पॉपुलेशन जो है वो ड्रोन्स से खौफजदा भी होती है, उसको लगता है कि ड्रोन्स का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, एक पूरी जंग की कैफियत होती है। बट डिस्पाइट ऑल दिस, ड्रोन्स एक लो एस्केलेशन वॉरफेयर है, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आपके पास प्रिसिजन है, आप स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी ड्रोन्स ने पिंडी के अंदर जो स्पोर्ट्स स्टेडियम था क्रिकेट मैचेस का, उसको उन्होंने टोटल तबाह कर दिया। वो आपने उसकी फुटेज वगैरह जो है देखी होगी। पाकिस्तानी साइड से भी ये क्लेम है कि हमने ड्रोन्स को यूज़ किया है इंडियन बेसिस के ऊपर हमला करने के लिए, इंडियन एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला करने के लिए, इंडियन डिपोज के ऊपर हमला करने के लिए। इंडियंस कहते हैं कि इतने इफेक्टिव हमले नहीं हुए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने एंटी एयरक्राफ्ट, जो उनके पुराने या सोवियत एरा के या पुराने उनके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम था, उसको उन्होंने इंटीग्रेट किया विद अ मॉडर्न
रडार फैसिलिटीज़ एंड विद मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड AI, और उन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन्स को बहुत आसानी से गिरा लिया। पाकिस्तानी साइड से रॉयटर्स की स्टोरी को देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी साइड इस किस्म के ड्रोन ऑनस्लॉट के लिए ज़हनी तौर पे इतनी तैयार नहीं थी। उन्होंने ये किया कि उन्होंने फेक रडार्स इस्तेमाल किए, क्योंकि उनको लगता था कि हिंदुस्तानी ड्रोन्स प्रिंसिपली तौर पर सर्वेलेंस के लिए हैं। फेक रडार्स के जरिए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जब ड्रोन्स हाइट 3000 फुट से नीचे रह गई तो उनको उन्होंने गन फायर से गिराया। लेकिन ये रॉयटर्स की स्टोरी से ये पता चलता है कि पाकिस्तानीज़ को अपने ड्रोन्स के मुकाबले में अपने ग्राउंड डिफेंस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज उनका इतना इफेक्टिव नहीं था और इंडियंस का डिफेंसिव सिस्टम ज़्यादा एक्सटेंसिव था। अच्छा, अब हिंदुस्तान ने इसमें इसराइली साख के हैरप जो हैं वो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, जो कामाकाजी हैं, जिनको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं, जैसे कि पिंडी में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम पे हमला हुआ, जो अपने टारगेट के ऊपर पहुंचते हैं, उसके ऊपर गिर जाते हैं और जितना म्यूनिशन उनके पास होता है उसको वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन्स फायर भी कर सकते हैं, ये भी एक ड्रोन्स कई किस्म के हैं। अच्छा, ड्रोन्स की कॉस्ट, एक बहुत बड़ा वजह यह है ड्रोन्स को इस्तेमाल करने की कि जहाज़ों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि पाकिस्तान के जो चाइनीज़ जहाज़ हैं वो सस्ते हैं, शायद $70 मिलियन पीस है। हिंदुस्तान ने जो राफेल उनके हमने कहते हैं, जो हमारा कहना है और हम समझते हैं कि हमने गिराए हैं 3, तो वो हिंदुस्तान ने $224 मिलियन का एक लिया था। इस वक्त उनकी मार्केट प्राइस जो है तकरीबन $285 मिलियन का एक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जहाज़ जो है, एक तो जहाज़ की डिस्ट्रक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है उसके मिसाइल्स की, और वो जहाज़ गिर जाए तो उसके लिए रिस्क है, उसके खर्चा भी बहुत ज़्यादा, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है मुल्कों को। फ़ौरन से अगर हिंदुस्तान के 5 जहाज़ जैसा कि हम कहते हैं कि गिरे, और हमारी PF की जो उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो खासी इफेक्टिव थी, उसे लगता है कि गिरे हैं, तो ये तकरीबन $1 बिलियन का, $1 अरब का नुकसान है हिंदुस्तान का 25 मिनट के अंदर 7 मई को, अगर हमारे क्लेम्स और हमारी असेसमेंट जो है वो ठीक है। अब ये सारी सिचुएशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मेरे सामने है। दूसरी एक स्टोरी भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रॉयटर्स ही की, इसी हवाले से कि हिंदुस्तान ने परमिशन दी है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि वो एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जो है उसके लिए उन्होंने टेंडर्स जो हैं वो मांगे हैं। हैरानगी की बात यह है कि वो हिंदुस्तान के अंदर से वो समझते हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो टोटली तौर पे हिंदुस्तान की कंपनीज इस मल्टी रोल फाइटर को, स्टेल्थ को वो मैन्युफैक्चर करेंगी। वजह उसकी ये हो सकती है कि इंजन उसका जनरल इलेक्ट्रिक से या अमेरिका से कहीं से आएगा। इस स्टोरी से ये भी पता चलता है कि तेजाज जो लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर बनाना था उन्होंने, जो डिलीवर नहीं हो सके इंडियन एयरफोर्स को, उसकी वजह ये थी कि अमेरिका की अपने वजूहात की वजह से GE का जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन उनको डिलीवर नहीं हुआ। लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानगी है कि जहाँ इतनी परेशानी है कि पाकिस्तान के पास ये जो 20 स्टेट ऑफ द आर्ट J-10C हैं, इसके मुकाबले में हिंदुस्तानी जो है वो अपने प्लेन्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं इस पर हैरान हूँ। बहरहाल दूसरी तरफ मुझे ये पता चला है, टॉकिंग टू सर्टन अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं यहाँ वाशिंगटन के अंदर, कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30 J-35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे इतनी जल्दी। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। चाइनीज़ देना तो चाहते हैं, लेकिन चाइनीज़ कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देते पाकिस्तानियों को, और उसकी कॉस्ट पाकिस्तान के लिए इस स्टेज के ऊपर पूरी करनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको सारा बताया। अब इसमें रॉयटर्स की स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि 2024 का जो साल है फाइनेंशियल ईयर का, यानी पिछले 12 साल जो महीने हैं, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने टुगेदर क्यूमुलेटिवली अंदाज़न $96 अरब, $96 बिलियन खर्च किए हैं डिफेंस एक्विजिशन पे और डिफेंस के बजट्स के ऊपर। इसका क्या मतलब? तकरीबन $100 अरब हो गए। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब यह है कि जब आप जवान होते हैं, जब आप टीन एज में होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं, मैं भी देख रहा हूँ बहुत से पाकिस्तानी नौजवानों को, हिंदुस्तान में भी शायद यही फीलिंग होगी कि बड़ी एक्साइटमेंट आपको होती है कि यार हमारे पास J-10C आ गए, नया वेपन सिस्टम आ गया, ऐसा रख के हम मारेंगे, टका के मारेंगे, हमने बड़े अच्छे ड्रोन्स जो हैं बना लिए, हमने तो सर ऐसा मारा कि उनकी चीखें जो हैं वो आसमान तक निकल रही थी। जब मैं भी उस उम्र में था तो मेरी भी शायद इसी किस्म की फीलिंग हुआ करती थी। मैंने अपने छोटे भाइयों को भी देखा, उनकी भी इसी किस्म की फीलिंग हुआ करती थी, और भी बहुत लोगों को देखा है। लेकिन एट माई एज एंड एक्सपीरियंस एंड लुकिंग एट द वर्ल्ड, मेरा दिल डूब रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के लिए डूब रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के गरीब आवाम को कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चर, कॉन्ट्रैक्टर्स, कमीशन एजेंट्स एंड टॉप एलीट डिसीजन मेकर्स जो हैं उनको एक बार फिर चूना लगाने लगे हैं और उनकी असल ज़रूरियात जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगी। लेकिन हिंदुस्तान तो मैं देखता हूँ बहुत बड़ी इकॉनमी है, मसलसल ग्रो कर रहे हैं, $4 ट्रिलियन, $4 खरब की इकॉनमी है।
पाकिस्तान की बेचारी नन्ही मुन्नी इकॉनमी तो 350 बिलियन डॉलर के आसे पासे है। गुज़िश्ता कई सालों से उसकी कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही, वो मसलसल बैंकरप्सी के एज के ऊपर स्ट्रगल कर रही है। और हमारा जो परसेंटेज वाइज है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में जो नज़र आता है बजट में वो भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान का तो वही है जो दिखाते हैं, 2% उनका वो डिफेंस आउटले खर्च करते हैं। वो अगर 2% का 2.5 भी करेंगे तो अफोर्ड कर सकते हैं। हम तो पहले ही पता नहीं 10% 20% खर्च रहे हैं, चूँकि हमारे फिगर्स में हम उसको छुपाते हैं। तो ये जो सारा नया डिफेंस आउटले हो रहा है इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, जब मैं इसको सोचता हूँ तो मैं बहुत परेशान भी होता हूँ, मेरा दिमाग चकरा जाता है। और मैं कुछ थोड़ा सा आपको इसका बताता भी हूँ। इसकी कई किस्म की इम्प्लीकेशंस होंगी। एक तो वो है जो आप अक्सर मतलब सुनते हैं और आपने बहुत सुनी है कि पाकिस्तान में इसका मतलब यह है कि जब आप ये एक्सपेंडिचर करेंगे, जैसे कि फैसल वाडा साहब ने सेनेट के सामने भी उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि हमें अपने डेवलपमेंटल बजट्स को शेल्फ करना चाहिए, हमें तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, हमें वेपन्स एक्वायर करने चाहिए। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान जब ये एक्सपेंशन करेगा आने वाले 12-24 महीनों में, तो पाकिस्तान के पास डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, मुख्तलिफ लोगों की जो उनके पास कम पैसा होगा पानी के लिए, दूध के लिए, मक्खन की सप्लाई के लिए, साफ़ पानी की सप्लाई के लिए, सीवेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कम पैसा होगा। चूँकि इकॉनमी वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं कि हम IMF के कर्ज़ों पे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्ज़ों के ऊपर हम मसलसल चल रहे हैं। और IMF के प्रोग्राम में हम होते ही इसलिए है कि IMF के प्रोग्राम की मदद से फिर हमें पैरेलल फाइनेंसिंग जो है पेरिस क्लब से, मुख्तलिफ बॉन्ड मार्केट से हम पैरेलल पैसा जो है वो रेस करते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ का यानी दूध, आटा, रोटी, पानी के अलावा इसका एक और भी इम्पैक्ट है। बहुत साल पहले मैंने कॉन्डोलीसा राइस, जिनको कॉन्डी राइस कहते हैं, जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA थी, मैंने उनकी किताब पढ़ी नो हायर ऑनर। उसके पहले चैप्टर में उन्होंने लिखा कि 9/11 के बाद जब आपकी जंग की सूरत हाल अमेरिका में जब भी डेवलप करती है तो डिफेंस का जो हाँ एक्सपेंडिचर बढ़ता है, वहाँ डिफेंस और फौज और जो फौजी इदारे होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनकी अहमियत और उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि ये जो जंग की सूरत हाल ने डेवलप किया है, अब इससे हिंदुस्तान में तो खैर शायद इतना ना हो, लेकिन पाकिस्तान में एक बार फिर जो डिफेंस के इदारे या डिफेंस के जो लोग हैं, जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो फौजी अफसरान हैं, जो जनरल साहिबान हैं, उन सब के असर व रसूख में, उनकी मकबूलियत में भी इजाफा होगा। ये इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। अब इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ड्रोन्स किस तरह से वॉरफेयर का हिस्सा बनते चले गए हैं कि गुज़िश्ता 3 दिनों में बन रहे हैं कि 3 दिनों में रूस ने हर दिन तकरीबन 400 ड्रोन्स के ज़रिए यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। क़यामत मचा दी है उन्होंने। लोगों की तो डेथ्स इतनी नहीं हुई, कहते हैं 12 रिपोर्टेड डेथ्स हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लोग सो नहीं पा रहे, खौफ में हैं, परेशान हैं। इस हद तक उन्होंने रूस ने परेशानी मचाई है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनको प्रेसिडेंट पुतिन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उन्होंने उसमें स्टेटमेंट दी है कि पुतिन पागल हो गया है, पुतिन हैज़ गॉन क्रेजी। और अब अमेरिका ये सोच रहा है कि रशिया के ऊपर मज़ीद सैंक्शंस लगाई जाएँ। लेकिन हमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान की ड्रोन स्टोरी के साथ मिला के आप इसको देखें तो आपको समझ आती है कि ये ड्रोन वॉरफेयर और ये नए जो वेपन्स हैं, इन्होंने बेतहाशा अहमियत इख्तियार कर ली है। आज से चंद साल पहले अच्छे ज़माने थे, जब हमारे बड़े अच्छे ज़माने थे, तो पाकिस्तान के जो टैक्सरा के जो क्या है, जो पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस है, वहाँ के जो हेड थे, जो उस ज़माने में मेजर जनरल थे, बाद में वो को कमांडर बने, पता नहीं लाहौर के कहाँ के, मैं आई एम नॉट इन टच विद हिम, उनके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी। उस वक्त मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता था ड्रोन वॉरफेयर के इम्पैक्ट के ऊपर अपने मैगज़ीन के अंदर, और उस वक्त आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग हो चुकी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे तो इंक्रीजिंगली ऐसा कमेंट मिल रहा है कि जो टैंक है एज अ वेपन, एज अ बैटलफील्ड वेपन सिस्टम, उसकी अहमियत ड्रोन्स ने बड़ी कम कर दी है। आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग में आपने देखा कि कैसे अज़रबैजान ने आर्मीनिया के टैंकों का क्या हशर किया, सारा कुछ है। तो बड़ी सोच में पड़ गए, बड़े इंटेलिजेंट आदमी, बड़ी सोच में पड़ गए। कहने लगे आप ठीक कहते हैं, अब टैंक का मुस्तकबिल जो है, इसके बारे में द ज्यूरी इज़ आउट कि टैंक का क्या फ्यूचर है। जहाँ टैंक का फ्यूचर है तो वहाँ इन्फेंट्री का क्या फ्यूचर है, वहाँ आर्मर्ड का क्या फ्यूचर है। इसका मतलब है कि जो नई वॉरफेयर है, इसके नतीजे में हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडिशनल फ़ौजें खड़ी की हुई हैं, पाकिस्तान की 6-7 लाख है, हिंदुस्तान की 13 लाख है, ये सारे लोग जिसमें तनख्वाहें हैं, सिपाही हैं, अफसर हैं, गाड़ियाँ हैं, इन सब के मुस्तकबिल के बारे में इस तरह से क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया है। अभी तक लोग इसके बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन इनको सोचना इसके हवाले से पड़े। नो मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गुजरात की स्पीच है एक दिन पहले की,
उस पर पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने बहुत गैर ज़िम्मेदाराना कमेंट्स किए हैं, पाकिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने जहारियत की है और वो बहुत एग्रेशन जो है उनके अल्फाज के अंदर है। तो नरेंद्र मोदी के अल्फाज मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ कि नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं क्या। गुजरात की स्पीच में मोदी ने दो चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को और यूथ को चाहिए कि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बाहर आएँ और पोजीशन लें अपने लोगों की, यानी कि एक तो वो लोगों को एक तरह से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के अवाम से और यूथ से अपील कर रहे हैं। शायद फ़ॉरेन ऑफिस को ये बात बहुत बुरी लगी हो, लेकिन दूसरी चीज़ उनकी वाकई जो है बड़ी उसमें कंटेम्प्ट है। मैं समझता हूँ एग्रेशन से ज़्यादा उसमें कंटेम्प्ट और नफ़रत है। और वैसे भी उनकी ये पॉलिटिकल रैली है जिसमें उन्होंने कहा कि रोटी खाओ वरना मेरे पास बुलेट यानी गोली तो मेरे पास है ही तुम सबके लिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो मेरा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर भी रिएक्ट जो है कर रहा है। बात उनकी खोखली है। दोनों पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हवा की बातें कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी को भी पता है कि जो कुछ हुआ है इसके बाद वो कोई जंग आसानी से अब अफोर्ड नहीं करते। पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो, कहीं से भी हो, इनकी कोशिश होगी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसका मलबा हम पे पड़े। बिकॉज जिस किस्म का एपिसोड हुआ है 4 दिन का, ये पाकिस्तान का शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है इसको दोबारा अफोर्ड नहीं करता बहुत देर तक। और वैसे भी इनकी तो तमाम सियासी ज़रूरियात जो हैं वो इससे पूरी हो गई हैं। अगली कॉन्फ्रंटेशन अगर होगी तो वो हिंदुस्तान ही क्रिएट करेगा। उनकी हो सकता है कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर होगी तो उनकी होगी। इस साइड से हो नहीं सकती। इनको तो पता है कि इनकी वैसे ही रिक्वायरमेंट जितनी भी सियासी थी वो इनकी पूरी हो गई है इस जंग के नतीजे में। अब इसके देखिए कि ये सारी जो कहानी डेवलप कर गई है, इसके विनर्स कौन है? इसके विनर्स हैं चीन, फ्रांस, आर्मामेंट सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, कमीशन एजेंट्स वो हैं, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के अवाम जो हैं वो इसके लूजर्स हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगी बेचारी, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इतनी। अब हिंदुस्तान के बड़े अखबार हिंदू के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ईरान की एक दिन पहले की, उसका खासा छपा है। जिस तरह से मैंने पहले ही कह दिया था कि एक तरह से उन्होंने ऑलिव ब्रांच होल्ड की है हिंदुस्तान के लिए कि हम आपके साथ हर किस्म के इश्यूज़ में, कश्मीर, टेररिज्म, पानी पे बात करना चाहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान को पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो हिंदुस्तान में उसको परसीव किया गया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को टॉक्स ऑफ़र कर रहा है और ईरान की मदद भी सीख कर रहा है। जहाँ शहबाज शरीफ साहब थे तुर्की के बाद ईरान में थे, अब आज़रबाईजान पहुँचे, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से इस पे मुकम्मल किस्म की खामोशी है इस स्टेज के ऊपर। अब पाकिस्तान के अखबार, अंग्रेज़ी का जो बड़ा अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसमें एक स्टोरी छपी है जिसमें एक तस्वीर है जिसपे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हो गए हैं, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान के जनरल हेडक्वार्टर्स को विज़िट करते हैं। वहाँ उनके जो मिलिट्री के हेड हैं जिनकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस ही नहीं है ईरान के अंदर, उनसे वो वहाँ पे मुलाकात करते हैं। अब ज़हन में याद रखिए कि ईरान का सिस्टम जो है पॉलिटिकल वो हमारे से बड़ा मुख्तलिफ है। एक तो उनकी जो गवर्नमेंट है और वो सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत वहाँ पे सुप्रीम उनके जो लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनाई हैं, उनकी पूरी की पूरी उनकी टीम है। उसके बाद उनकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है जो सेकंड लेवल पे आ जाती है। फिर अगर दरमियान में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो उनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोड है। और वहाँ पर ईरान की जो मिलिट्री एज सच है एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब वो एक सेकेंडरी प्लेयर है, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ मिलिट्री जो है वो प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्लेयर है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तस्वीर उनके साथ लगी है और उसमें ये दावा किया गया है पाकिस्तान की स्टोरी में कि उन्होंने खित्ते के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की उनके साथ डिस्कशन की है। असल में कुछ भी नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक जो किस्म की एक खाता उनकी पूरी हुई है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि उनकी मिलिट्री की इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल ने एक और तस्वीर दिखाई है बड़ी इंटरेस्टिंग। वो तस्वीर दिखाई है कि जब शहबाज शरीफ की और उनकी टीम की और पाकिस्तानी टीम की मीटिंग हुई ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनाई से, तो उसमें जहाँ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं सुप्रीम लीडर के सामने, उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी उन 4-5 लोगों में एक हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें आयतुल्लाह खामेनाई के साथ इक्वल लेवल पे बिठाया गया। डॉक्टर शहबाज गिल ने इसका बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एनालिसिस निकाला है साइकोडायनामिक्स का। वो ये कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ताकत का महवर है पाकिस्तान में, पहले से भी थे, वो जनरल आसिम मुनीर साहब थे, लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया है। तो वो चूँकि ताकत का तमाम तर महवर हैं, ये जो सिचुएशन है कि जब आप चीन जाएँ या रूस जाएँ, कहीं भी जाएँ और ईरान जाएँ, तो वहाँ आपको 5 लोगों के बराबर एक सेकंड टियर में समझा जाए और शहबाज शरीफ साहब को मेन इंपॉर्टेंट समझा जाए, ये सूरत हाल अब अनटेनेबल हो गई है। और बहुत जल्दी जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के बाद प्रेसिडेंट भी बनना चाहेंगे।
बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। अगर आपने उनकी वीडियो देखी नहीं है तो ये ज़रा उनकी वीडियो आप ज़रूर देख लें, और मुझे इसमें खासा एक एलिमेंट ऑफ ट्रूथ जो है इसमें नज़र आता है। अब इसको गौर कीजिए कि ईद उल अज़हा जो है वो 7 जून को ऐलान हो गया कि है। कितने लोग थे जिन्होंने दावा किया हुआ था, नजम सेठी साहब भी थे, मुशाहिद हुसैन सैयद भी थे, और भी बहुत से लोग थे। मेरा ख्याल है गौर साहब भी ऐसी बातें कर रहे थे कि इमरान खान की रिहाई जो है वो बहुत जल्दी मुमकिन होगी। अभी तक तो कोई उसके ऑप्टिक्स जो हैं वो उसने डेवलप नहीं किया। गौर साहब ने तो अभी भी कहा है पिछले 24 घंटे में कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। रीज़न इसका क्या है? रीज़न वो देखिए, इमरान खान का ट्वीट देख लें जिसमें इमरान खान ने कहा है कि मैं यजीदियत के सामने सर नहीं झुकाऊँगा, चाहे मैं मर जाऊँ, मुझे मौत आ जाए, मैं यजीदियत के सामने सर जो है वो नहीं झुकाऊँगा। इमरान खान से जनरल आसिम मुनीर को और उनकी टीम को वो डील मिल नहीं रही। डेफिनेटली बात हो रही होगी जिस किस्म की उनको डील चाहिए कि इमरान खान अगर जेल से निकलें तो जितनी भी चीज़ें और चेंजेस की हैं, जैसे जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए हैं, 26वीं तरमीम है, 5-5 साल की टर्म्स हो गई हैं आर्मी चीफ, एयर चीफ वगैरह सब की, और जो भी हुआ है सारा, इस पर इमरान खान की मोहर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। और इमरान खान की पॉलिटिक्स और उनकी स्ट्रगल को अगर आप देखें गुज़िश्ता 3 साल की, उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो इस पूरी की पूरी चीज़ को सपोर्ट कर दें। उनकी तो लेगेसी ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए कोई डील यहाँ पे हो नहीं पा रही। कोशिश जो है उसके हवाले से मैं समझता हूँ ज़रूर हो रही है, और मैं इस हवाले से एक इंग्लिश में आर्टिकल भी लिखूंगा इसके डायनामिक्स के ऊपर। अब आप इसको देखिए कि प्रेस टॉक्स बहुत हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसमें इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहबा को आप देख सकते हैं, अलीमीन गंडापुर साहब को देख सकते हैं, बैरिस्टर गौहर को देख सकते हैं, जुनैद अकबर साहब ने एक अलग से प्रेस टॉक की है। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में जरबे किए गए मशला लगाने के। प्रेस टॉक्स में से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती मासवा इसके कि जो अलीमा खान हैं और जो PTI के लीडर्स हैं वो अदालतों के किसी प्रोसेस के अंदर नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं। उम्मीद उनको है कि अदालत जो है मुख्तलिफ केसेस जो है अलकादा ट्रस्ट वगैरह के जो है वो ले लेगी, लेकिन अलीमा खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी टेलिंग है। जब प्रेस टॉक उनकी जब वो ये कहती हैं, जो अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान PTI ऑफिशियल ने पोस्ट की है, जिसमें अलीमा ये कहती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की ये सूरत हाल हो चुकी है कि वो एक पेशी में ये कहते हैं कि मैंने ये हुक्म दिया है, 4 दिन के बाद वो कहते हैं, जब उस पर अमल दरामद नहीं होता तो वो इतने बेबस हैं कि वो कहते हैं कि मेरे स्टाफ को कहीं भूल गया है और उन्होंने वो तारीख लगाई नहीं है, या उसको एजेंडा के ऊपर या आइटम पे, कोर्ट के आइटम पे उन्होंने लिस्ट पे उसको रखा नहीं है। ये हालात हो चुके हैं जज साहिबान के। 2022 में जब तक रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ था, ये इंसान गवाह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इतनी प्रेस्टीज, रोब और दबदबा था कि जो बंदा जो समझता था कि उसकी हैरेसमेंट हो रही है किसी सहाफ़ी की, किसी बिजनेसमैन की, वो एक पिटिशन लेके जाता था मंडे मॉर्निंग में खड़ा, और वहाँ के चीफ जस्टिस या जज साहिबान, अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे, अब सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनके सामने केसेस ही नहीं लग रहे, तो वो खड़े खड़े रिलीफ देते थे। और बाकी भी हाई कोर्ट के जजेस के सामने पुलिस, FIA थर थर कांपा करते थे। क्या हुआ है आपको याद होगा, इस नाचीज़ ने गलत भी एनालिसिस मेरे बहुत से हुए हैं। बहुत लोग वैसे लोगों ने खौमखा बनाया हुआ है कि मैंने ट्रंप कह दिया था कि ट्रंप आके पता नहीं क्या कर देगा इमरान खान के हवाले से। मैंने नहीं कहा था, ये आपके और बहुत से हरदिल अजीज़ किस्म के पब्लिक कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने ये कहा था। बहरहाल मेरा एनालिसिस गलत भी हुआ होगा, गलत भी हो सकता है, मैं एनालिसिस ही करता हूँ, मेरे पास कोई डिवाइन इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन बहुत सा एनालिसिस मेरा सही। 2022 में मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कब्र और अपना घड़ा खोदा है। मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि जैसे किसी क्राइम की स्टोरी के अंदर आप देखते हैं कि घड़ा खोदा जा रहा है और जिससे घड़ा खुदवा रहे हैं उसी को गोली मार के उसके अंदर मार देते हैं। ये हुआ है हाल सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के साथ बाकी सारी की सारी अदालतों का। लेकिन इसके अंदर बड़े रिस्क्स हैं। आपने में से पता नहीं कितने लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं जो अक्सर आती रहती हैं, कभी फैसलाबाद की, कभी गुजरांवाला की, कि मुतहरिक ग्रुप जो हैं पाकिस्तान में, बिजनेस ग्रुप्स, ताकतवर लोग जो हैं, वो बंदूकें, ऑटोमेटिक वेपन लेके दूसरे के डेरे के ऊपर हमला कर देते हैं, खुल्लम खुल्ला ठा 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 करके वहाँ पे गोलियाँ चलती हैं। क्या चीज़ है ये? एक फेलिंग स्टेट है जिसके अंदर स्टेट का जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंदर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है और लोग अपने मामलात और अपनी दुश्मनियाँ खुद से सेटल करना चाहते हैं बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं है। पुलिस के अंदर पहले ही बेतहाशा लॉलेसनेस है। आर्मी के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जनरल साहिबान, वो ये समझते हैं कि पूरे माशरे में लॉलेसनेस होगी जो वो खुद में चाह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लॉलेसनेस नहीं होगी। मुझे बहुत ख़तरा है, वंस अगेन मुझे बहुत ख़तरा है कि अगर एक लैंड में, एक धरती के अंदर हर तरफ ही लॉलेसनेस होगी तो अल्टीमेटली मिलिट्री का अपना डिसिप्लिन भी ख़राब हो सकता है। और मिलिट्री की याद रखिए, स्ट्रेंथ उसकी बंदूकें नहीं होती, दैट इज़ द मिलिट्री लॉ। मिलिट्री इज़ हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द मिलिट्री लॉ। और उसके सामने भी मुझे बहुत से ख़तरात जो है वो नज़र आते हैं। ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं
जिनमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पीटीआई की रिजर्व सीट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका केस लगा है 13 मेंबर लार्जर बेंच के सामने, और उसकी प्रोसीडिंग जो है वो आज के दिन में जो ख़त्म हुआ इसमें शुरू हुई। अब याद रहे कि ये जुलाई 2024 का एक बड़े बेंच का डिसीजन था जिसमें अतर मिनल्ला भी थे और भी लोग थे, मंसूर अली शाह, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी रिजर्व सीट जो है वो दिलाई थी। पाकिस्तान के अखबारों ने, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी ये बात नोट की है कि ये एक ऐसा अजीबोगरीब किस्म का रिव्यू है जिसमें पहली दफ़ा जो एक्चुअल बेंच था जिसने डिसीजन किया था, हमेशा जब पाकिस्तान में रिव्यू होता है तो उसी बेंच के सामने जाता है। ये तो हम पता नहीं हमेशा डिस्कस करते थे कि रिव्यू उसी बेंच के पास जाएगा। उस बेंच के पास रिव्यू नहीं गया, नया बेंच बना दिया है। उसमें वो 6 जज जो एक्चुअल डिसीजन के थे वो उसमें हैं भी नहीं, और जो जज साहिबान वहाँ बैठे थे वो कोई सवाल भी नहीं पूछ पा रहे थे। वो सवाल पूछने की उनमें हिम्मत ही नहीं थी, वो खामोश थे, वो क्वेश्चन और कमेंट और ऑब्जर्वेशन भी नहीं दे पा रहे थे। ये कहना है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर का। याद करें मेरी वो एनालिसिस और मेरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कब्र खोदी है 2022 के अंदर ही, मैंने आपको कई दफ़ा कहा था। अब इससे क्या फ़ैसला करवाना है? बेसिकली तौर पे जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला अंडू करवाया गया सुप्रीम कोर्ट से, इसी तरह से जो रिजर्व सीट्स का पीटीआई का डिसीजन है वो यहाँ पे अंडू करवाना है इस 13 मेंबर बेंच से। इसके अलावा इसका और कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकल सकता। ये वो सूरत हाल है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।